हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। हम लोग क्लास 12 के सिलेबस में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर को। सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये जो लेक्चर है ये रेलेवेंट है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस स्टडीज़। आज बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जस्ट अ मोमेंट। चलिए, थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिच होते रहते हैं जिसकी वजह से अभी सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा था, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ द डे इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर को वीडियो मोड पे अटेंड कर रहे हो, आप लोगों के लिए मैं बता दूं ये जो लेक्चर है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टडीज़ और आज इस सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज फर्स्ट लेक्चर है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर से मान के चलिए एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपके सिलेबस में बिजनेस स्टडीज़ में टोटल 12 चैप्टर्स है, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। 12 चैप्टर्स में ये 80 मार्क्स डिवाइडेड है। स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं 1, 2 and 3, ये 3 चैप्टर्स आपको मान के चलिए ऑन एन एवरेज 5 to 6 मार्क्स देंगे। यानी हर एक चैप्टर से 5 या 6 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 चैप्टर में से। इसके बाद आपके बाकी के जितने भी चैप्टर है वो सभी से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल 12 चैप्टर में से फर्स्ट 3 चैप्टर विल गिव यू 5 to 6 मार्क्स इच चैप्टर। इसके बाद के जो रिमेनिंग 9 चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर से ऑन एन एवरेज आपको 7 to 8 मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जाते हैं तो अपने को मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा कि अपना कितना हो गया। जैसे अगर हम लोग चैप्टर 1, 2 and 3 ये 3 चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 15-16 मार्क का अपना हो गया। 15-16 मार्क्स का ये 3 चैप्टर से आ जाएगा। बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, ठीक है। चैप्टर 1, 2 and 3 अगर आप सॉलिड अच्छे से कर लेते हो, आपका कितना कंप्लीट है? 16 नंबर, 15 से 16 नंबर आपका हाथ में। अच्छा, ये जो आपका सिलेबस है ना, इसमें टोटल 12 चैप्टर में से 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 8 चैप्टर है और सेक्शन बी में 4 चैप्टर है। तो ये 12 चैप्टर को ना 2 सेक्शन या 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज में हमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पार्ट ए या सेक्शन ए में 8 चैप्टर है और सेक्शन बी में या पार्ट बी में 4 चैप्टर है। तो जो पार्ट बी है ना, उसमें आपको करीब करीब 30 नंबर मिलेंगे पार्ट बी में। तो 80 में से 30 मार्क्स आपको पार्ट बी में मिलेंगे जिसके अंदर 4 चैप्टर है और 50 मार्क्स आपको पार्ट ए में मिलेंगे जिसके अंदर 8 चैप्टर है, ठीक है। ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। और वैसे समझने के लिए समझ लो, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर ऑन एन एवरेज 5 to 6 मार्क्स इच चैप्टर, रिमेनिंग चैप्टर 7 to 8 मार्क्स, ठीक है। चलो, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस। सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में हम लोग ये समझते हैं कि बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है। तो ये क्लास 12 का जो सिलेबस है ना बिजनेस स्टडीज का, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर फोकस्ड है। क्लास 11 में हम लोग जो पढ़ते थे वो बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड बातें थी, पर इस साल क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज का पूरा जो सिलेबस है इट इज बिजनेस स्टडीज, मतलब पूरा बिजनेस के बारे में और बिजनेस के मैनेजमेंट के बारे में है, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स है, आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे,
बैचलर डिग्री अगर आप करोगे बीकॉम बीबीए कुछ सेमेस्टर में, वहाँ भी इनसे मिलते जुलते टॉपिक्स आपको बाद में मिल जाएंगे, ग्रेजुएशन में भी। इवन आप मास्टर्स जब करोगे, एमबीए अगर करते हो, वहाँ पर भी आपको इन टॉपिक्स, आज जो 12th क्लास के सिलेबस में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 12 के सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स आपको एमबीए तक के सिलेबस में मिल जाएंगे। नॉट एग्जैक्टली सेम बट इन बिट्स एंड पीसेस। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस साल कवर करेंगे क्लास 12 में। ये टॉपिक आपको मास्टर लेवल तक आपको देखने को मिलेंगे। एमबीए के सिलेबस में भी कुछ कुछ जगह कुछ कुछ सब्जेक्ट में ये सारे टॉपिक का रेलेवेंस होता है, ये सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग नोट्स में नहीं देखते हैं, पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो जब हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को मैनेज करना। ये तो एकदम सिंपल सा चीज़ है। मैनेजमेंट मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना। अब क्या चीज़ को मैनेज करना? हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब बिजनेस को मैनेज करना। हम लोग जो देखते हैं इतने सारे बिजनेस एंटिटीज़ पूरे दुनिया भर में चल रही है, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इतने सारे फंक्शंस होते हैं हर एक बिजनेस के अंदर। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारे के सारे फंक्शंस हर एक बिजनेस के अंदर अपने अपने लेवल पे चलती रहती है। ये सारे फंक्शंस जो चलती है ये अपने आप ही नहीं चलती है, इसके लिए डेजिग्नेटेड लोग होते हैं। हर एक ग्रुप ऑफ पीपल असाइन किए जाते हैं हर एक टास्क के लिए, तब जाके ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म हो पाते हैं। यानी किसी भी बिजनेस एंटिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप से नहीं हो रहा है, लोग उनको कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? एक सिस्टमैटिक मैनर में कर रहे हैं, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ कर रहे हैं, एक गोल के साथ कर रहे हैं, सो दैट कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो अचीव हो सके। और इन सारे के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करना ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि जिस पर्पस के लिए ये सारी चीजें की जा रही है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है अगर बिजनेस का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट का मतलब मेनली क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग समझे तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन इनसाइड अ बिजनेस एंड ऑल दोज एक्टिविटीज आर इंटररिलेटेड, सम आर इंटरडिपेंडेंट। तो हर एक के बीच में एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच में सब कुछ होना चाहिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल। तो इसके लिए वी नीड प्रॉपर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट टेक्निकली एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोग चीजों को क्या करते हैं? चीजों को परफॉर्म नहीं करते डायरेक्टली, बल्कि चीजों को परफॉर्म होने में हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में ऐसा बोला जाता है, मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। कोई भी चीज किसी से करवाना, दूसरों के सहायता से, दूसरों के मदद से किसी काम को करना, यही मैनेजमेंट है। ये कोई वन पर्सन वन मैन टास्क नहीं है कि आपको कोई काम करना था और आपने कर लिया। आप बहुत समझदार हो, हार्डवर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो, आपने कोई काम कर लिया तो इसको मैनेजमेंट नहीं बोलते। अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन किसी टास्क को परफॉर्म करता है, इसको मैनेजमेंट नहीं बोला जाता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सारे लोगों को लेकर चलना, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर किसी टास्क को कंप्लीट करना, किसी गोल को अचीव करना, फिर तो मैनेजमेंट है। आप अकेले में कोई काम किए जा रहे हो, ये मैनेजमेंट नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्सन से तो नहीं चलता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इंसान नहीं होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग प्रोसेसेस में लगे होते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लोग सही से काम करें। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक से चल रहा है, हर डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं वो अपने एक्टिविटीज को ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए जरूरी है एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो। यानी कि ये ऑब्जर्व किया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, प्रॉपर वे में चल रहा है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल हम लोग अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट सिंपली मीन्स गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, व्हाई? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा अब नोट्स को रीड करेंगे और धीरे धीरे करके चीजों को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। बुक में क्या लिखा है देखो,
सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। जितने भी हम लोग देखते हैं बाहर के दुनिया में जो बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेस एंटिटीज, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो जायंट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज है, हम लोग देखकर तो न्यूज़ में सुनते हैं कि अरे यार ये कंपनी का 100 and thousands crores ऑफ टर्नओवर है, इतना इनका प्रॉफिट है, ये सब चीज़ हम लोग सुनते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, सालों से इतने सारे लोगों को लेकर ये कैसे चल पा रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के इतने मल्टीपल ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, इतना ग्लोबल रीच होता है, आखिर कैसे संभालते हैं ये लोग, इतने सारे लोगों को लेकर इतना सक्सेसफुल कैसे बन जाते हैं। ये बाई चांस नहीं होता है, इसके लिए कुछ चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर वही बोला जा रहा है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आज सक्सेसफुल है, किसी लेवल पे पहुंची है, इसके पीछे एक डेलिब्रेट एक्शन है। उन्होंने एक बहुत ही प्लान्ड अप्रोच को फॉलो किया, कुछ चीजों को उसने इंप्लीमेंट किया, और ये जो पूरा का पूरा डेलिब्रेट एक्शन है ना, ये एक प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है देखो, मैनेजर्स टेक डिसीजंस एज टू हु विल डू व्हाट। मैनेजर्स जो होते हैं वो बिजनेस में ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या करेगा। व्हेन दे विल डू इट, कब करना है किसी काम को, एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज, और किसी भी टास्क को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए। यानी मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, ये डिसाइड करना कि किस टास्क को कौन करेगा, कब करेगा, और उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट के बारे में देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था कि प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस, दिख रहा है, डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट अपने आप में कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज को मिलाकर एक प्रोसेस बनता है। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज एक प्रोसेस है, इसका मतलब उसके अंदर एक काम नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस है, मल्टीपल एक्टिविटीज है, और उनको कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज अ प्रोसेस। जैसे कि कुकिंग मील्स इज अ प्रोसेस, क्योंकि जब हम लोग किसी भी खाने को, फूड आइटम को प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मतलब ये एक सिंगल टास्क में कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। हमें वेजिटेबल्स लानी पड़ती है, वॉश करना पड़ता है, चॉपिंग कटिंग करनी पड़ती है, फिर उसे फ्राई करना पड़ता है, उसमें मसाले और बाकी चीज़ें डालनी पड़ती है, उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें रखना पड़ता है ना। हर एक पर्टिकुलर डिश का अपना अपना बनाने का तरीका है, और ये मल्टीपल प्रोसेसेस से होने के बाद फाइनली जो हम लोग खाते हैं वो फूड बन के तैयार होता है। इसी तरीके से जब हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसका मतलब मैनेजमेंट कोई एक एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट बहुत सारे एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको प्रोसेस बोला जाता है। और ये मैनेजमेंट के अंदर जितने भी एक्टिविटीज है ना, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं, यानी एक में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हो सकता है उसके वजह से दूसरे में भी कोई नुकसान हो सकता है। इंटरकनेक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ उनका आपसी संबंध है, इंटरकनेक्टेड। एक में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके वजह से दूसरे एक्टिविटी में भी उसको भी सफर करना पड़ सकता है। और इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरा निर्भर करता है, यानी अगर एक काम रुक गया तो जब तक वो नहीं होगा दूसरा भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट का मतलब अलग है, इंटरकनेक्शन या इंटर रिलेटेड का मतलब अलग है। तो इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड मतलब सेम चीज। इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से तुम लोग समझे? तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। ये सारे फंक्शन जितने भी मैनेजर्स है सभी मिलकर परफॉर्म करते हैं। तुम बोलोगे सर ऑल मैनेजर, बिजनेस में कितने मैनेजर होते हैं? बहुत सारे। यस, बिजनेस में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। किसी पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए एक मैनेजर काफी नहीं है। बिजनेस
जो चलती है इसमें कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो हर एक लेवल के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक डेजिग्नेटेड मैनेजर होता है जिसको हम लोग डिपार्टमेंटल मैनेजर बोलते हैं। अब इसमें भी लेवल्स है। टॉप लेवल में जो लोग होते हैं उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके नीचे जो होता है उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं, जो लोअर लेवल पे होते हैं उनको लोअर लेवल या बॉटम लेवल मैनेजर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी है और हर डिपार्टमेंट के अपने अपने होते हैं। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं और इन सभी को आपस में मिलकर काम करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पर बताया जा रहा है, देखो, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, organize resources to achieve that objective, recruit and select employees who can implement this objective। यानी कि बिजनेस की ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिसाइड करो, इसके लिए हमें रिसोर्सेज क्या चाहिए वो डिसाइड करो, कौन से लोग चाहिए वो डिसाइड करो, उनको रिक्रूट करो और तब जाके फाइनली अपना ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, बाकी सारे एक्सप्लेनेशन है, लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे, अब यहाँ पर आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला जा रहा है, देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। देखो फिर से आ गया ना, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्या मतलब है इसका, इसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। प्रोसेस जब भी हम लोग बोलते हैं इसका मतलब इट इज नॉट अ सिंगल टास्क, इट इंक्लूड्स मल्टीपल एक्टिविटीज और मल्टीपल एक्ट्स। क्या चीज का, गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग थिंग्स डन। यू डोंट हैव टू डू, यू हैव टू गेट थिंग्स डन। क्या अंतर है दोनों में? कोई काम था करने के लिए और आपने उसको कर डाला, इट इज नॉट अ मैनेजमेंट। कोई काम था करने के लिए, आपने उसे करवा दिया किसी और से, इट इज अ मैनेजमेंट। समझ में आया? मैनेजमेंट का मतलब खुद से करना नहीं होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से करवाना। क्या? वो जो आप चाहते हो, दूसरों से वो करवाना जो आप चाहते हो। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने हिसाब से दूसरों से वो कराए जो वो करवाना चाहता है। क्योंकि देखो, कोई इंसान का अपने ऊपर तो कंट्रोल है, अपने दिमाग पे, अपने शरीर पे, अपने एक्टिविटीज पे कंट्रोल है। तो अगर किसी काम को खुद से परफॉर्म करना हो पर्सनली, तब तो हर इंसान अपने हिसाब से कर लेगा। लेकिन सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या मालूम है, कि अगर आपको कोई काम करना है लेकिन आपको खुद से नहीं करना बल्कि किसी और से करवाना है, दूसरों से करवाना है, और करवाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा अगर आप कर रहे होते, तो जैसा करते बिल्कुल वैसे ही आपको दूसरों से करवाना है, एंड इट बिकम्स अ डिफरेंट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब अगर मान लो एक प्रॉब्लम है और अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, सपोज अकाउंटेंसी की कोई न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम है और मैं उसे सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर मैं पर्सनली उसे सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पता है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसकी फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, एंट्रीज कैसे होनी चाहिए, कैलकुलेशंस कैसे होनी चाहिए, मुझे पता है। तो अगर एक प्रॉब्लम दिया हो जिसको मेरे को सॉल्व करना है और मैं उसे खुद से बनाकर सॉल्व कर दूं, एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन सब कुछ एकदम बढ़िया से करके मैं उसको सॉल्व कर दूं, क्या ये मैनेजमेंट है? क्योंकि मैं अगर खुद से उस चीज को कर रहा हूं तो मैं तो ऑब्वियसली 100% क्वालिटी अश्योर करूंगा, बिकॉज आई एम द वन हु इज परफॉर्मिंग द टास्क। So if I will perform the task myself, then there is 100% guarantee और very high level of assurance की काम ठीक होगा। तो हर आदमी अपने काम की अश्योरिटी तो दे सकता है। अगर मैं तुम लोगों को कोई काम दूं और बोलो कि इसको बढ़िया से करो, तो तुम लोग उस काम को अपने बेस्ट कैपेसिटी में करोगे, जितना अच्छे से अच्छा कर पाओगे करोगे, उसकी तुम लोग गारंटी ले सकते हो। लेकिन डिफिकल्टी तो तब होगी अगर मैं तुमको एक काम दूंगा और बोलूंगा किसी और से करवाओ, लेकिन हाँ क्वालिटी वैसे ही होना चाहिए। अब यहां पर टेंशन कि काम कराना किसी और से है लेकिन क्वालिटी भी मेंटेन होना चाहिए। जैसे हमारे लिए क्या डिफिकल्ट होता है कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स से करवाना है, मैं तो एक बार समझा दिया, एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आएंगे ये स्टूडेंट को बनाना है। तो कोई भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम स्टूडेंट को बनाना है, लेकिन मुझे ये मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही क्वालिटी को मेंटेन करे जैसा मैं करता हूं, या फिर अगर मैं एग्जाम दे रहा होता, सेम क्वेश्चन अगर मुझे बनाना होता तो मैं जिस तरीके से बनाता शायद सेम तरीके से मेरा स्टूडेंट भी बनाए, सेम लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन हो, सेम कैलकुलेशन, सेम कॉन्सेप्चुअल जो एंट्रीज वगैरह जो कुछ भी है वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, सो दैट कि
एकदम 100% एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस हो और उसे मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि दूसरों से वो आउटपुट निकालना, क्वालिटी परफॉर्मेंस किसी दूसरों से लेना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि दूसरों की गारंटी आप नहीं दे सकते। कभी भी 100% गारंटी दे सकते हो आप? कोई एक सैलून में आप जाते हो, आपको हेयर कटिंग करानी है या अदर कोई भी आपको सर्विस लेनी है, और आप गए, देखकर तो काफ़ी अच्छा, एकदम हाई फाई स्टैंडर्ड लग रहा है, एक्सपेंसिव, बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा एक सैलून आपने देखा, आप चले गए, पैसे भी उसने अच्छे खासे लिए, सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली जो सर्विस उसने आपको दी उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है बड़ा ही लोकल या बहुत ही खराब, उसने हेयर कटिंग ऐसा कर दिया, एकदम जोकर बना दिया आपको, जोकर बना दिया आपको। अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरों के किसी भी फंक्शन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। टू सम एक्सटेंट यू कैन कंट्रोल, आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, हाँ भैया यहाँ पर ना इस तरह से करना, इस तरह सेटिंग करना, या फ्रंट कैसा, बैक कैसा, इधर ऐसा, हल्का फुल्का आप इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। पर हो सकता है अगर सामने वाला बंदा अगर स्किल्ड है ना, जो हेयर ड्रेसर है या जो बार्बर है, वो अगर स्किल्ड है, वो समझता है, क्लाइंट के नीड को समझ रहा है, उसको क्या चाहिए, क्या उसे पसंद है, तब तो वो आपके इंस्ट्रक्शन को ठीक से पकड़ेगा, फॉलो करेगा, और आपको जो चाहिए वही क्वालिटी आपको डिलीवर करेगा, जैसा आप सोच कर गए थे वही सर्विस आपको मिलेगी। लेकिन अगर वो स्किलफुल नहीं है, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो अपने तरीके से ही कर रहा है काम, तो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। ऐसे ही होता है बिजनेस में भी। बिजनेस में मेन चैलेंज होता है कि आपको एक ग्रुप को लीड करना पड़ता है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, बिजनेस इज नॉट समथिंग विच इज रन इन आइसोलेशन। कोई भी बिजनेस अकेला चलाने वाली चीज नहीं होती है। इट्स नॉट अ कार कि आप खुद से ड्राइव करोगे। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस में आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, आपको टीम को लीड करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप खुद से करते हो, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको दूसरों को डेलीगेट करना पड़ता है, दूसरों को हैंडओवर करना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है। जब आप कोई टास्क किसी और को असाइन करते हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, आपने काम दूसरे को दे दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। नहीं, अगर आपने कोई काम किसी दूसरों को दिया है तो भी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अगर वो काम ठीक से नहीं होती है, देन यू विल बी अकाउंटेबल टू योर सीनियर पर्सन। इसका मतलब इवन इफ यू असाइन योर टास्क टू योर जूनियर पर्सन, या आप अपने असिस्टेंट को, आप अपने टीम को अगर कोई टास्क असाइन करते हो, डेलीगेट करते हो, स्टिल यू विल हैव टू बी अकाउंटेबल। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका टीम अच्छे से परफॉर्म करे, आपका टीम जो भी टास्क दिया गया है उसको फुल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ परफॉर्म करें, जिससे कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का अचीव हो सके। तो इसीलिए तो मैनेजमेंट को बोलते हैं गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो यहां पर देखो वही लिखा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगेन यहां पर दो अलग अलग एडवर्ब दिए गए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या होता है? किसी काम को आप कर तो रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो? किसी काम को करने का ना दो तरीका होता है। एक, आपको काम दिया गया और आपने उसको कर दिया, जो काम आपको बोला गया था आपने उस काम को कर दिया, इसका मतलब यू आर इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है यू हैव डन व्हाट वर टोल्ड टू यू। जो आपको बोला गया था आपने वो कंप्लीट कर दिया, जो टास्क दिया गया था आपने उसको पूरा कर दिया, इसका मतलब आप एक इफेक्टिव पर्सन हो। लेकिन काम आपने क्या किया? बहुत ज़्यादा देर से किया, बहुत ज़्यादा उसमें आपने कॉस्ट लगा दिया, खर्चा कर दिया, जितना रिसोर्सेज था उससे ज़्यादा आपने इसको यूज़ कर लिया, इसका मतलब आप एफिशिएंट नहीं हो। तो काम अगर कोई करता है तब तो वो इफेक्टिव है, लेकिन अगर कोई एकदम प्रॉपर टाइम में काम को कंप्लीट करता है, विद इन द रीजनेबल कॉस्ट अगर कोई काम को कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब क्या है? वो एफिशिएंट है। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट ये दोनों दो अलग चीजें हैं। इफेक्टिव का मतलब आप काम कर दिए, एफिशिएंट का मतलब आप विद इन टाइम कर दिए, विद इन कॉस्ट कर दिए, रीजनेबल कॉस्ट आपने कर दिया। जैसे अगर मैंने एक प्रॉब्लम दिया मान लो बनाने के लिए, और क्लास में 10 स्टूडेंट है, मैंने एक प्रॉब्लम दिया और 10 में से 8 लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।
2 लोग सॉल्व नहीं कर पाए, तो जो 2 लोग सॉल्व नहीं कर पाए वो लोग इनइफेक्टिव है, मतलब जो टास्क मैंने दिया वो कर नहीं पाए। 8 लोग ने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, इसका मतलब वो लोग इफेक्टिव है, जो टास्क दिया गया था वो लोग पूरा कर दिए। लेकिन उस 8 लोगों में से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 1 घंटा लगा दिया, जबकि उस प्रॉब्लम को 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर देना चाहिए था आइडियली, लेकिन 1 घंटे में लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर 15 मिनट के काम को अगर आप 1 घंटे में करते हो तो इसका मतलब यू आर नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जितना रीजनेबल टाइम है उतना ही टाइम लेना। तो 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने क्या किया, जो टास्क था वो प्रॉपर टाइम में कंप्लीट किया। तो जब हम लोग किसी बिजनेस में कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, तो अपने को 2 चीज देखना पड़ता है कि जो काम दिया गया है वो काम भी ठीक से करना है और जितने समय में बोला गया है उतने समय में ठीक से करना है। ऐसा नहीं है कि बस कोई काम है करने के लिए दिया गया तो आराम से कर रहे हैं, 2 घंटे का काम को 10 घंटे में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट मीन्स यू आर नॉट एफिशिएंट। तो इसीलिए काम कैसे करना चाहिए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो यहां पर ये चीज बोला गया। अब यहां पर ना 3 इंपॉर्टेंट टर्म को एक्सप्लेन किया। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से हैं देखो, एक तो ये है प्रोसेस और एक है इफेक्टिवली और एक है एफिशिएंटली। ये मैनेजमेंट के डेफिनेशन में ना ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है। तो क्या बोला जा रहा है देखो, प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स, यानी कि मैनेजमेंट में बहुत सारे एक्टिविटीज और स्टेप्स है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। किसी भी चीज को करने के लिए बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। इट इज नॉट अ सिंपल सिंगल एक्टिविटी बट इट इज अ प्रोसेस। इफेक्टिवनेस, इट इज कंसर्न्ड विथ डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। इफेक्टिवनेस का मतलब आपको जो काम दिया गया था वो आपने कर दिया, जो काम दिया गया था वो आपने कर दिया। डूइंग द राइट टास्क, वॉट एवर हैज बीन गिवन टू यू, यू हैव डन इट, ठीक है। कंप्लीटिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी आपने कंप्लीट कर दिया, गोल आपने अचीव कर लिया। यहां पर ये मैटर नहीं कर रहा आपने कितने देर में किया, जल्दी किया, देर से किया, उससे मतलब नहीं। जो बोला गया था वो आपने कर दिया, इसका मतलब आप इफेक्टिव हो। इफेक्टिव का मतलब आपने अपना काम कर दिया, ठीक है, ये चीज को बोलते हैं इफेक्टिव। लेकिन एफिशिएंट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन राइट वे, दैट इज मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर कोई काम आपको दिया गया और आपने उसे कर तो दिया, लेकिन उसमें अननेसेसरी आपने समय ज्यादा लगा दिया या तो उसमें पैसे ज्यादा लगा दिए, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा मनी आपने उसमें लगा दिया, यानी आपने रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया, आपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया, इसका मतलब यू आर नॉट एफिशिएंट। तो एफिशिएंट बंदे का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है। मान लो कि तुम गए, तुम्हें कोई टी शर्ट खरीदना था, तुमने घर में पापा को बोला कि पापा मुझे एक टी शर्ट लेना है। पापा बिजी थे, पापा ने अपना डेबिट कार्ड दे दिया, बोला कि ठीक है बेटा जाओ, मेरे पास तो टाइम नहीं है तुम्हें मार्केट लेकर जाने की और तुम्हें शॉपिंग करवाने की, तो मैं काम करता हूँ, मैं तुमको अपना डेबिट कार्ड दे देता हूँ, तुम जाओ अपने पसंद से जो तुम्हें ठीक लगे तुम ले लेना। पिन नंबर वगैरह बता दिया, डेबिट कार्ड दे दिया, ट्रस्ट में, गुड फेथ में। तुम हो शैतान, तुम बोले वाह ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, पापा ने डेबिट कार्ड दे दिया सीधा, अब तो जो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो लेंगे। जाके गए 10,000 का टी शर्ट उठा के ले आए, एकदम सेलिब्रिटी स्टाइल वाला जो होता है ना, एकदम वैसा, 10,000 रुपीज स्वाइप करके पेमेंट कर दिए। पापा के मोबाइल में मैसेज आया, परेशान, क्या किया तुमने, रिसोर्सेस को वेस्ट कर दिया, पापा डांटेंगे। सिंपल सी बात है कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो, आपको कोई काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि ये काम आपको इतने टाइम पे करना है। उस काम को करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी एलोकेट किए जाते हैं। तो एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड एम्प्लॉय, एज अ गुड टीम मेंबर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो काम दिया गया है उससे गिवन टाइम में कंप्लीट करो और गिवन रिसोर्सेज में आप उसको कंप्लीट करो। अगर आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम लेते हो काम को करने के लिए और जो रिसोर्सेज है उससे ज्यादा अननेसेसरी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का तो नुकसान है ना। कम समय का काम आप ज्यादा समय में कर रहे हो और रिसोर्सेज को भी वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव,
और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि समय पे करना और बजट में करना, समय पे करना और बजट में करना, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना फालतू में, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, खास करके क्लास 12 का जब आप फर्स्ट एग्जाम दोगे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। आखिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब जो काम दिया गया उसको कंप्लीट करो, कितना खर्चा वर्चा लग रहा है खर्चे पे दिमाग मत लगाओ, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट द टास्क वॉट एवर हैज बीन गिवन टू यू, यू जस्ट हैव टू फिनिश इट, कंप्लीट इट। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यानी कि आपको कंप्लीट करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि मेरा उस पर खर्च कितना लग रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव द रिजल्ट, बस आपको काम करना है। इफेक्टिवनेस का मतलब आपका दिमाग में एक ही चीज चल रहा है, मेरे को काम दिया गया, मेरे को काम करना है, रिसोर्सेज कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, ये सब पे दिमाग नहीं लगा रहा, बस काम करने पे दिमाग लगा रहे हो। एफिशिएंसी का मतलब टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप कर रहे हो, ठीक है, यानी कि कितना मेरा पैसा लग रहा है, कितना मेरा रिटर्न आ रहा है, ये सारा चीज आप ध्यान रख रहे हो, इसका मतलब आप एफिशिएंट हो। डूइंग द राइट टास्क, यहां पर डूइंग द टास्क इन अ राइट वे, सही काम कर रहे हो मतलब आप इफेक्टिव हो, और सही तरीके से कर रहे हो आप एफिशिएंट हो। समझ में आ रहा है? सही काम करना और सही तरीके से करना ये दोनों अलग चीज है। चलो इसी चीज को और ज्यादा यहां पर डिटेल में फिर से बताया गया है, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस और कंक्लूजन। क्या बोला जा रहा है? पढ़ लेते हैं फटाफट से। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क, बट इट इज नॉट एनफ जस्ट टू कंप्लीट द टास्क, इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बोल रहा है इफेक्टिवनेस का मतलब टास्क को कंप्लीट करना है, लेकिन सिर्फ काम को कंप्लीट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यह भी ध्यान देना है कि आपका रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं हो, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट भी होना चाहिए। टाइम के अंदर विद इन गिवन टाइम एंड विद इन गिवन रिसोर्सेज आपको कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोला जा रहा है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें अब इतना कहानी में नहीं जाते हैं। आगे कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट क्या होता है इस बारे में बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने अपना अपना खुद का डेफिनेशन दिया है। आपको जो मन करे, जो आपको आसान लगे, आप एक याद कर लेना। मेरे ख्याल से ये रिकमेंडेड है FW टेलर, ठीक है, दिस इज रिकमेंडेड डेफिनेशन, छोटा सा सिंपल सा है, आप इसको याद कर लेना। बाकी कोई और याद करने का मन याद कर लेना। डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड याद किया जाता है और कोट अनकोट के साथ लिखा जाता है, ये तो पता ही होगा। तो मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज है वो सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। यानी बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करते हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, डायरेक्शन देते हो लोगों को, और कंट्रोल करते हो हर एक चीज़ों को। इन सभी को मिलाकर एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तुम देखो मैनेजमेंट अगेन एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, एक सिंगल एक्ट नहीं है, टास्क नहीं है, बहुत सारे काम को करना पड़ रहा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, है ना, ये सबको मिलाकर बोलते हैं मैनेजमेंट, इसीलिए इसको प्रोसेस बोला जाता है। तो फिर से यहाँ पर एक ब्रीफ में एक छोटा सा चार्ट है, इसमें यही सारी चीजें बताई गई है। प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक छोटा सा केस स्टडी है यहाँ पर, चलो एक बार केस स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, ध्यान से देखना, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC लिमिटेड रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन्स टू बी डिलीवर्ड इन 10 days। फेस्टिवल के टाइम पे आपकी कंपनी को 10,000 मोबाइल फोन बनाने का ऑर्डर मिला। आपकी कंपनी है,
ABC लिमिटेड, फेस्टिवल का टाइम है, 10,000 मोबाइल फोन बनाने का ऑर्डर मिला, फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। अगर आप 10,000 यूनिट नहीं बना पाते हो तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनवैलिड हो जाएगा। नल एंड वॉइड का मतलब ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, इसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। तो आपको फेस्टिवल के टाइम पे 10,000 मोबाइल फोन बनाने का ऑर्डर आया है, लेकिन अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया, अगर आप नहीं कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड मान लिया जाएगा, नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। नल एंड वॉइड ये लीगल फ्रेज है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको नल एंड वॉइड बोलते हैं। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्ट मैनेजर प्लान्ड टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट द ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। अब जो कंपनी के मैनेजर है उसने क्या सोचा कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, ऑलरेडी इतना काम का प्रेशर है, इसी बीच में ऑर्डर भी आ गया है 10,000 मोबाइल फोन बनाने का, तो अभी तो शायद बनाना पॉसिबल नहीं है और ऑर्डर छोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके पास जब कस्टमर आया ऑर्डर दे रहा है, आप उसको मना कर दो तो ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ये भी ठीक नहीं है। तो यू वांट टू एक्सेप्ट दी ऑर्डर, लेकिन आपको ये भी मन में डर लग रहा है कि ऑर्डर अगर ले लिया और अगर काम नहीं पूरा कर पाए, 10,000 मोबाइल फोन बनाने का मैंने ऑर्डर तो ले लिया क्लाइंट से, कस्टमर से, लेकिन अगर मैं पूरा नहीं कर पाया, बाई चांस किसी कारण से कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो ये इनवैलिड हो जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा। पैसे तो देंगे नहीं क्लाइंट जब तक मैं उसे पूरा कंप्लीट करके नहीं दूंगा। तो यहां पर हो क्या रही है कि आपकी कंपनी को जो ऑर्डर मिला 10,000 मोबाइल फोन बनाने का, वो अगर आप पूरा कर लेते हो तब तो ठीक है, टाइम पे डिलीवरी दे देते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाए तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर आपको क्लाइंट पैसा देगा, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खारिज हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो मैनेजर को अब टेंशन लग रहा है कि फेस्टिवल के टाइम पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, कैसे करेंगे, 10,000 मोबाइल फोन कैसे कंप्लीट करेंगे, टाइम पे बना के कैसे देंगे। तो इसके दिमाग में आइडिया आ रहा है क्यों ना इसको आउटसोर्स कर दे, मतलब किसी थर्ड पार्टी से, किसी आउटसाइडर से ये ऑर्डर को पूरा करवा लेते हैं। मुझे किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया, मैं खुद नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर मेरे पास टाइम क्रंच है या किसी रिसोर्सेस की कमी है, जो भी रीजन है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको किसी और से करवा लेता हूँ और फिर मैं दूसरे से करवा के मैं कस्टमर को डिलीवरी दे दूंगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। द आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%। ये आउटसोर्सिंग के वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो 30% से बढ़ गई। यानी जो काम आप खुद अगर करते तो जितना आपका कॉस्ट आता, अगर आपने वही काम आउटसोर्स कर दिया, थर्ड पार्टी से किसी दूसरे से करवा लिया, तो ऑब्वियसली उससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लो अगर आप खुद से बनाते आपको 1,000 रुपया लगता, अब आउटसोर्सिंग की वजह से आपको 30% एक्स्ट्रा लग रहा, मतलब 300 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? अब ये छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया गया, सबको क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म्ड ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? आपको लगता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किया? अगर दिए गए काम को उसने कर दिया मतलब इफेक्टिव है, और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से विद इन बजट कर दिया मतलब एफिशिएंट है। तो एक चीज पहले मुझे बताओ कि जो काम दिया गया था, जो क्लाइंट का ऑर्डर था 10,000 मोबाइल फोन बनाने का, क्या मैनेजर ने वो बनाया? क्लाइंट को 10,000 मोबाइल फोन का जो ऑर्डर था वो डिलीवर किया, मतलब इफेक्टिव तो है। लेकिन इसके वजह से 30% कॉस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने खुद तो किया नहीं काम, उसने आउटसोर्स कर दिया। तो इसका मतलब एफिशिएंट है? नहीं है। तो यहां पर देखो आंसर क्या लिखा है, इफेक्टिव एंड बट इनएफिशिएंट। ठीक है, यानी वो इफेक्टिव तो है बिकॉज ही अल्टीमेटली ही हैज परफॉर्म्ड द टास्क। ऐसा नहीं कि काम उसने कंप्लीट नहीं किया, काम कंप्लीट किया है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने बजट का ध्यान नहीं रखा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया, इसका मतलब वो इनएफिशिएंट है। कंपनी का पैसा नुकसान हो रहा है ना, 30% कॉस्ट बढ़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन
इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, तो ये तो खुद से कर ही लोगे। बोल रहा है इफेक्टिव होने में और एफिशिएंट होने में क्या डिफरेंस है, वो उसका 2 पॉइंट बताओ। तो ऊपर तो डिफरेंस पड़े थे, वहां से हम लोग देख लेंगे, आंसर में भी वही लिखा है, रेफर डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इस तरह के छोटे छोटे केस स्टडीज आते हैं, और भी कुछ है वो मैं भी नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट आखिर कैसा होता है, कैसा होता है मैनेजमेंट, उसका फीचर्स क्या है। तो यहां पर देखो बोला जा रहा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि इसके अंदर कई सारे अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं। लेकिन ये कैसा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हम लोग जब मैनेजमेंट करते हैं तो माइंड में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी काम कर रहे हैं विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। नो, यू हैव टू मैनेज थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव सम गोल। आपके दिमाग में कोई गोल होना चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए आप चीजों को मैनेज कर रहे हो। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपको हमेशा किस चीज पे एम करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। You have to achieve organizational objective. Organizational objective मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कोई भी कंपनी किसी ऑब्जेक्टिव से रन कर रही है, एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हैज सम ऑब्जेक्टिव। तो उस ऑब्जेक्टिव को मीट करना है। जैसे अगर कोई एनजीओ है तो एनजीओ मार्केट में क्यों रन कर रहा है, इट हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। उसे चैरिटी करनी है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई प्रॉफिट मोटिव है। हर एक बिजनेस का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसे हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारा भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना, जो हम लोग बेस्ट इंपार्ट कर सकते हैं नॉलेज, वो अपना क्वालिटी लेक्चर नॉलेज इंपार्ट करना। दूसरा, बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट करना, हेल्प करना कि बच्चे मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर पाए, जितना बेस्ट हो सके वो मार्क्स ला पाए। इस चीज में पूरा सपोर्ट करना, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो अब हम लोग हर तरीके से जो भी चीज मैनेज करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, इसी के ऊपर फोकस करके करते हैं कि हर वो चीज करें जिससे बच्चे का मार्क्स और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मास्टरमाइंड इंस्टीट्यूट जो मेन गोल रखता है वो क्या है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने में हेल्प करें। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग सारी चीजों को करते हैं। ये जो नोट्स आप देख रहे हो, ये नोट्स देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस नोट्स को बनाने में काफी मेहनत हुआ है। बहुत सारे कंटेंट को हमने अलग अलग बुक से पहले निकाला, उनको हमने नोट्स में कन्वर्ट किया टाइपिंग करके, फिर उसके ऊपर एडिटर ने अपना एडिटिंग किया। इस नोट्स को बनाया गया है आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। ब्लैक एंड व्हाइट हमने नहीं रखा कि देखने में बोरिंग ना लगे, कलरफुल रहेगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। फॉन्ट को भी हमने इस तरीके से रखा है कि वो जो फॉन्ट है वो भी एकदम से है ना, एकदम जो टेक्स्ट बुक होता है वो वैसा बोरिंग वाला फॉन्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके का कॉमिक वाला ये है फॉन्ट है। ये हर एक चीज को इस तरीके से इसलिए बनाया गया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। बीच बीच में थोड़ा सा पिक्चर वगैरह डाल दिया गया, सब कुछ डाल दिया गया, बिल्कुल जैसे मार्केट में आप देखते हो किसी रिनाउंड ऑथर के बुक, बिल्कुल वैसे ही हमने भी ट्राई किया है अपने एंड से। तो ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं बच्चे जब किताब उठाकर नोट्स उठाकर पढ़े तो उनको बोरिंग या मोनोटोनस ना फील हो। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है कि बच्चे मन से पढ़े, अच्छा पढ़े, हम लोग उनको सारा रिसोर्सेज दे पाए। हम लोग लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते ताकि बच्चे की अगर क्लास मिस हो जाए तो उसे बैकअप दे पाए। ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। वही है, पतंजलि का क्या ऑब्जेक्टिव है, स्वदेशी, है ना, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से पतंजलि जो आज इतनी बड़ी FMCG ब्रांड है, आयुर्वेदिक ब्रांड है, इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग अपने देश में द्वारा बनाए गए, खुद के देश में जो निर्मित सामान है, वस्तु है, उनको हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। इसीलिए वो लोग अपने ऐड में भी इसी तरीके से प्रमोशन करते हैं कि भारत में निर्मित स्वदेशी प्रोडक्ट हर्बल। देखिए कभी उसका देखना, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन करते हैं जैसे आपके अंदर वो एक फीलिंग डालेंगे कि अगर आप
पतंजलि का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, है ना। विदेशी प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा आप अपने देश का प्रोडक्ट खरीदो। जैसे महात्मा गांधी के समय में था ना स्वदेशी मूवमेंट चला था, वैसे एक अलग तरीके से एक स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर रामदेव बाबा जी चला रहे हैं, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग इस तरीके से कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो हर एक जगह पे अवेलेबल है, कोई भी चीज जो हर जगह पे अवेलेबल है, जिसका इंपैक्ट, जिसका इफेक्ट हर जगह पे है, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं परवेसिव। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, यू कैन नॉट अवॉइड इट। हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे किसी भी नेचर या साइज की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट जरूरी है। हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने लेवल्स है, हर लेवल पे मैनेजमेंट जरूरी है। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे अपने को परफॉर्म करना पड़ता है। इसके बिना कुछ भी नहीं चलने वाला। तो इसीलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। आगे क्या बोला देखते हैं थोड़ा। मैनेजेरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल्स। वही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट के बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे एंगल है। मतलब आप जब किसी चीज को मैनेज करते हो तो एक साइड से आप मैनेज नहीं करते हो, बल्कि आपको मल्टीपल एंगल से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग साइड से आपको सोचना पड़ता है। जैसे सोचो एक ट्रायंगल है, जैसे देखो यहां पर दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें ये 3 डायमेंशन है, ये 1, ये 2 और ये 3। ये 3 जो इसके ये लाइन है ना, इसको डायमेंशन समझ लो। यानी इस ट्रायंगल में ये 3 अलग अलग डायमेंशन है, 3 अलग अलग एंगल है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से जब हम लोग किसी बिजनेस को मैनेज करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट इज अ वन साइडेड परफॉर्मेंस, वन साइडेड प्रोसेस। नो, इट शुड बी डन फ्रॉम ऑल दी साइड्स, ऑल दी एंगल्स, ऑल दी पॉसिबल वेज। आपको हर तरीके से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक साइड से करने से, एक एंगल से करने से नहीं होगा, हर तरफ से करना होगा। तो इसीलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि चीजों को मैनेज करने के लिए आपको हर तरफ से ध्यान देना पड़ेगा, हर तरफ से। तुम देखो जब कोई मूवी रिलीज होती है, तो जब मूवी रिलीज होती है तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, इनके दिमाग में टेंशन होता है कि इतना हाई बजट लगाकर हमने ये मूवी बनाया है, तो कहीं ना कहीं इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब मूवी के अच्छे प्रमोशंस होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, मूवी रिलीज होने के 2-3-4 महीने पहले से ही उसका ट्रेलर, टीजर लॉन्च करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे पीआर प्रमोशंस चलते हैं। एक डेडिकेटेड ग्रुप होते हैं लोगों के, मूवी के पहले से उनके अलग अलग छोटे छोटे क्लिप्स, शॉर्ट्स वायरल हो जाते हैं। कैसे वायरल हो जाते हैं? अपने आप से नहीं, इसके पीछे एक डेडिकेटेड टीम है जो काम कर रही है। मूवी के डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं, मूवी के किसी पर्टिकुलर सॉन्ग का कोई सिग्नेचर स्टेप वायरल हो रहा है, हर कोई उसी स्टेप पे डांस करा। अभी देखे रवीना टंडन की बेटी का एक पिक्चर आया, उसमें एक ही गाना हिट हुआ और उस एक ही गाने का एक डांस स्टेप जो थोड़ा फेमस हुआ, इसके कितने सारे शॉर्ट्स और रील्स वायरल हो गए। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मूवीज देखोगे, रिलीज होने के पहले 3-4 महीने पहले माहौल बनाया जाता है। मूवी रिलीज होगी 3-4 महीने, 5 महीने बाद, लेकिन पहले से उसका माहौल बनाया जाता है। सलमान खान के साथ भी ऐसा होता है। मूवी में दम है या नहीं है वो बात की बात है, स्टोरी कैसा, कंटेंट कैसा, बाकी सब कुछ बाद में, लेकिन मूवी रिलीज हो रही है 6 महीने के बाद, पहले से माहौल बनाना चालू, उसका लहर, उसका हवा पहले से चलाने लग जाते हैं सोशल मीडिया, इधर उधर हर जगह पे कि मूवी आ रही है भाई, इतने तारीख को आ रही है, इतने तारीख को मूवी आ रही है। लोग उसके बारे में बात करेंगे, लोग उसके बारे में सोशल मीडिया में स्टेटस या ट्विटर पे कुछ ना कुछ कमेंट डालेंगे,
रील्स में, शॉर्ट्स में कोई ट्रेलर शेयर कर रहा है, कोई टीजर शेयर कर रहा है, कोई उसके सिग्नेचर स्टेप में डांस कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो बाय द टाइम ये 2-4 महीने ये सब लगातार होता रहता है और सोशल मीडिया पे इतने सारे लाखों करोड़ों लोग कनेक्टेड है, आए दिन वो लोग ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो लोगों को ना लगता है कि यार ये कुछ दमदार चीज़ है, सभी लोग इसके बारे में बात करें, हर जगह इसका ही चर्चा है, कुछ भी खोलो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे यही चल रहा है, जरूर इसमें कुछ बात है, चलो जाके देखते हैं। तो बाय द टाइम रिलीज डेट आता है ना, सबके माइंड में एक पहले से एक मेंटल प्रिपरेशन हो जाता है कि ये मूवी इतने तारीख को लग रही है और इसको देखना है। तो ये अपने आप से नहीं हो रहा है, इसके पीछे पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम है जो काम कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीआर, तुम लोग सुने होंगे। तो ये अच्छा, ये जो पीआर टीम काम करती है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया बॉलीवुड का, ये बॉलीवुड के केस में ही नहीं, हर जगह पे काम करती है। पॉलिटिकल कैंपेन में भी काम होता है, इलेक्शन आने हैं 6 महीने के बाद, 6 महीने पहले से माहौल बनाया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे रीजनल लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, कुछ भी हो, उनका माहौल बनना तैयार हो जाता है, स्लोगन नए नए लॉन्च होते हैं, आजकल तो ऐड भी आने लगे टीवी पे, न्यूज़पेपर पे। तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि हमारी पार्टी और हमारा नेता आपके लिए बेस्ट है, बाकी लोगों ने इतना सताया, इतना ये किया, वो किया, ऐसा वैसा, दुनिया भर की चीजें। और अब अगले जो कुछ महीनों के बाद जो अब इलेक्शन है, इसमें आपको क्या करना है, इस नेता को बदलना है और हमें वोट देना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से देखना है, इलेक्शन के टाइम पे भी एक माहौल क्रिएट किया जाता है। 3-4 महीने इतनी लगातार कैंपेनिंग होती है, सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स में लोग चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग शॉर्ट्स, रील्स और ये सब वायरल हो रहे हैं दुनिया भर का, और ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं सोसाइटी में। बाय द टाइम इलेक्शन का डेट आता ना, वोटिंग का, लोगों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में काफी हद तक चीजें डाल दी गई है, फिट कर दी गई है कि आपको कौन से बटन को दबाना है ना। अब की बार मोदी सरकार, ये बच्चा बोल रहा था जब 2014 में बीजेपी ने जीता था। जिस बच्चे को समझ नहीं है मोदी क्या होता है, जिस बच्चे को बीजेपी और कांग्रेस का डिफरेंस नहीं पता, पॉलिटिक्स नहीं पता, 2-3 साल का बच्चा जो अभी शायद झुंझुना जस्ट अभी छोड़ा है, कुछ दिन पहले बोतल से दूध पीना जस्ट अभी छोड़ा है, नया 2-4 वर्ड अभी मम्मी पापा के बाद बोलना सीखा, उसके बाद बोल रहा मोदी, अब की बार मोदी, अब की बार मोदी दलकाल, ऐसा बोल रहा है। याद नहीं होगा तुम लोग को, अभी तो 10-11 साल हो गए हैं। तो पॉइंट ये है, भयंकर कैंपेनिंग, और नॉट जस्ट बीजेपी, एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो पीआर है ना, ये हर फील्ड में है। मैंने एक एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री का लिया, एक एग्जांपल मैंने लिया जैसे पॉलिटिकल जो है ना, पॉलिटिक्स भी एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इसका भी मैंने पॉलिटिकल पार्टी का भी एग्जांपल है। इसी तरीके से हर जगह होता है। तो ये जो है ना, ये वन साइडेड है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, जैसे चलो बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फिर कपिल शर्मा शो में जाते हैं कि चलो ये एक पॉपुलर शो है जिसका टीआरपी बहुत हाई है, ये एक कॉमेडी शो है, जब ये आता है टीवी पे तो मैक्सिमम लोग इस चैनल को देखते हैं, इसका वॉच टाइम बहुत ज्यादा है, इसका टीआरपी बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी मूवी जिसकी रिलीज आने वाली है, उसके पहले थोड़ा सा अगर कपिल शर्मा शो पे या इस तरह के पॉपुलर शो जो होते हैं उसमें अगर थोड़ा सा इसको दिखा दिया जाए, तो इससे भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि इतने तारीख को मूवी आ रही है। पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी कुछ पिक्चर के सीरियल्स ऐसे लोग आते थे, सेलिब्रिटीज, याद है? ये सब क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा जो टेलीविजन होता है ना, कोई ऐसा सीरियल जिसकी टीआरपी बहुत ज्यादा है, वहां पर नई मूवी के थोड़ा सा मतलब इस तरीके से प्रमोशन कर देते हैं इनडायरेक्टली। तो ये सारी चीजें क्या है, जो प्रोड्यूसर्स है उनके दिमाग में एक ही चीज है, भाई मैंने इतना पैसा लगाकर मूवी बनाया, मेरे को पूरा निकालना है, पैसा मेरे को अच्छे से कलेक्ट करना, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए जितना हो सकता है वो हर तरफ से वो कोशिश करते हैं। कपिल शर्मा में भी जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल कर रहे हैं, पोस्टर बैनर लग रहे सो अलग, हर तरीके से वो ट्राई करते हैं कि मूवी हिट हो, ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो और बॉक्स ऑफिस में एकदम धमाल मचा दे। इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, यानी एक तरफ से आपको कोशिश नहीं करना है, हर तरफ से कोशिश करना है, हर तरफ से। तो इसीलिए बड़े बैनर की जो मूवी होती है ना, वो जितने भी खराब हो या अच्छे हो, जो भी हो, देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है, क्योंकि वो स्क्रीन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रीन पे रिलीज होती है। कभी तुम लोग ये सब नोटिस नहीं किए होगे शायद, जब कोई बड़े बजट की या कोई बड़े फिल्म स्टार की जब मूवी आती है ना, तो तुम देखना फ्राइडे को उसके कितने शोज होते हैं। एक मल्टीप्लेक्स में 10-10, 15-15 शोज होते हैं एक दिन के। एक दिन में 10 शो चल रहा है, 15 शो चल रहा है। पूरे कंट्री में 1000, 1200, 1500, 3000 स्क्रीन पे रिलीज होते हैं। कुछ मूवीज तो ग्लोबली, इंटरनेशनली रिलीज होते हैं। तो अगर कोई मूवी इतने बड़े लेवल पे रिलीज हुई है, 1000, 2000, 3000
स्क्रीन पे एक साथ रिलीज हो रही है, एक एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 शोज चल रहे हैं, तो 3 दिन में सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडे के दिन ही उसका जो कलेक्शन होता है बॉक्स ऑफिस का बहुत भयंकर हो जाता है। और ये ऐसे नहीं होता है, इसके पीछे 6 महीने से टीम काम कर रही है। कपिल शर्मा में तो प्रमोशन में, सोशल मीडिया पे पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर, इधर उधर जहां जहां से जितने भी पॉसिबल मीन्स एंड मेथड्स है वो सारे चीज वहां पर किए गए हैं, तब जाके वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है। इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब आपको कोई भी काम एक एंगल से नहीं करना, चारों तरफ से करो, ऐसा एक घेरा बना दो कि कहीं से कुछ कमी ना रहे। तो मैनेजमेंट भी मल्टी डायमेंशनल है। अगर आपको किसी चीज को अच्छे से मैनेज करना है तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा, और इसमें मेन 3 तरह के चीजें होती है, 3, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। किसी चीज को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम को मैनेज करो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आपको करना क्या है, कौन सा टास्क आपको करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो पहले टास्क को पहले डिसाइड करो, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन करने वाला है, किस काम के लिए कौन सुटेबल पर्सन है, सही इंसान सही काम के लिए चुनो, और फिर सही इंसान को सही काम दो, मतलब लोगों को चुनना और सही काम पे लगाना, उसको टास्क असाइन करना, ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, अब आप देखो कि जो काम मैंने चुना, जिन लोगों को मैंने चुना, अब वो लोग ठीक से वो चीज को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, वो ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, उनका ऑपरेशंस चेक करो। समझ में आ रहा है? ये सब अगर आप ठीक से करते हो तब जाके ओवरऑल एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो पाएगा। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो यहां पर देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या बोला जा रहा है, द टास्क और वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बोल रहा है कि कोई भी टास्क या वर्क जो होता है वो बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह का बिजनेस होगा उसके एक्टिविटीज भी उसी तरह के होंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, वर्क टू बी accomplished in a school is providing education, in hospital is to treat patient, in industry to manufacture some product। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव टास्क होते हैं। तो पहले आप देखो कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, कौन सा काम करना है, पहले वर्क समझो, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पहले आप देखो कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जिस तरह के काम होते हैं वो किसी हॉस्पिटल में नहीं होते। हॉस्पिटल का वर्क अलग है। अगर आपको हॉस्पिटल को मैनेज करना है तो उसका मैनेजरियल एबिलिटी, उसके टास्क एक्टिविटीज सब अलग होंगे। एक स्कूल को मैनेज करने का तरीका अलग होगा, एक होटल को मैनेज करने का तरीका अलग होगा। क्या सारे सेक्टर, सारे इंडस्ट्री में सेम तरीके से मैनेजमेंट चलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर्विस सेक्टर का मैनेजमेंट अलग है, समझ में आ रहा है? सर्विस सेक्टर का मैनेजमेंट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मैनेजमेंट अलग है, होटल इंडस्ट्री अलग है, एफएमसीजी अलग है, सब कुछ अलग है, स्कूल अलग है, हॉस्पिटल अलग है। तो हर एक चीज का मैनेजमेंट अलग है। तो आपको किस तरह का मैनेजमेंट करना है, कौन सा टास्क को मैनेज करना है, पहले तो आप वो समझो, और ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर के हिसाब से, यही बताया जा रहा है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस बात है, लोग का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंसान ही वो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल who perform everything in the organization। तो जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं लोग ही तो कर रहे हैं। मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क accomplished through people by making their strength effective and weakness irrelevant। क्या बोल रहा है? by making their strength effective and weakness irrelevant। आपको जो भी relevant टास्क है उसको कंप्लीट करना है। कैसे? लोगों का जो स्ट्रेंथ है उसको आप इफेक्टिव करो जितना हो सके, और उसका फायदा लो, उसका एडवांटेज लो। और जो वीकनेस है, लोगों के अंदर वीकनेस भी होती है, तो वीकनेस को आप इस तरीके से देखो कि उसका कोई इंपैक्ट ना पड़े। मतलब समझ में आ रहा है? वीकनेस को आप ओवरकम करने का ट्राई करो, उसको इग्नोर करने का ट्राई करो, उसको एज इफ कि वो है ही नहीं। तो वीकनेस को इररिलेवेंट कंसीडर करके, ओवरलुक करके या उसको इग्नोर करके आप स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो और स्ट्रेंथ का फायदा लेने का कोशिश करो। यही चीज बोला है, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, ये आप कैसे करोगे? लोगों के स्ट्रेंथ को यूज करना और उसके वीकनेस को अवॉइड करना, ये कैसे करोगे? ये तब पॉसिबल है जब आप लोगों का ध्यान रखोगे। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज इंडिविजुअल नीड, आप अपने एम्प्लॉय के नीड का ध्यान रखो, उनको क्या चाहिए, उनको प्रॉपर सैलरी मिल रहा है क्या, टाइम पे सैलरी मिल रहा है क्या, ओवर टाइम तो ज़्यादा नहीं करना पड़ता, वीकेंड पे तो ज़्यादा नहीं आना पड़ता, मतलब जो भी उसके
प्रॉब्लम्स है, इशूज है, उनको समझो, उनके डिजायर क्या, उनको क्या चाहिए वो चीज समझो। टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, पूरा का पूरा ग्रुप कैसा है। कभी कभी क्या होता है ना, कॉर्पोरेट में आप देखोगे कलीग्स सपोर्टिव नहीं है, आपके जो सीनियर्स हैं या जो आपके जूनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उतने सपोर्टिव नहीं है, एंकरेजिंग नहीं है। तो ऐसे ग्रुप के अंदर ना काम करना बहुत ही डिसहार्टनिंग हो जाता है, बहुत ही डिस्करेजिंग हो जाता है, आपको मन ही नहीं करेगा। मे बी यू आर अ वेरी डेडिकेटेड, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बट बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ नेग्लिजेंट पीपल और नेगेटिव माइंडेड पीपल, मतलब आपका मन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। यू विल नो लॉन्गर बी सो इंटरेस्टेड इन योर वर्क। आपको लगेगा कि यार ऐसा कंपनी, ऐसे जगह पे काम करने से अच्छा तो मेरे को ना ही काम करना पड़े, वो अच्छा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक मैनेजर के लिए कि आप देखो कि सभी लोगों का जो नीड है वो प्रॉपरली फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कोई डिससेटिस्फाइड तो नहीं है, किसी तरह का किसी को परेशानी तो नहीं है। प्लस जो ओवरऑल ग्रुप है उसको भी इंडिविजुअल लेवल पे भी देखो और ग्रुप लेवल पे भी देखो, क्या ग्रुप के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके मिलके काम कर रहे हैं, क्या सीनियर क्या अपने जूनियर को टाइमली टास्क दे रहा है, क्या वो उसको ठीक से वेल बिहेव्ड है, क्या ऐसा तो नहीं है कि सीनियर है वो जूनियर को हमेशा सुनाता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इससे क्या होगा, आप इस तरह से अगर बिहेव करोगे तो आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं निकलवा पाओगे, एक टाइम के बाद वो भी स्टबर्न हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा। तो आपको एज अ ग्रुप भी देखना पड़ेगा लोगों के क्या क्या कंसर्न्स है, इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना पड़ेगा लोगों के क्या कंसर्न्स है, एंड एज अ गुड मैनेजर यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। अगर आप ये चीजों का ध्यान रखते हो तो आप लोगों को मैनेज कर सकते हो, पीपल मैनेजमेंट आपका बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीपल मैनेजमेंट, ये सबके अंदर नहीं होता। पीपल मैनेजमेंट मतलब जो लोगों को मैनेज कर ले, ये सबसे बड़ा क्वालिटी है, क्योंकि यही तो चाहिए होता है, लोगों को मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, एक बिजनेस के अंदर कई तरह के एक्टिविटीज होते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, उनको भी आपको देखना है, संभालना है। कोई काम बंद नहीं हो, कोई काम देरी से डिले नहीं हो, सब काम प्रॉपरली चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, ये सबको देखना, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश गुड्स। यानी कि अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसको टाइमली डिस्पैच करना है, सेल करना है। ये अलग अलग टास्क, अलग अलग ऑपरेशंस के पार्ट है। तो एज अ मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अभी तक नया रॉ मटेरियल नहीं आया, रॉ मटेरियल आके पड़ा है, अभी तक प्रोडक्शन नहीं चालू हुआ। समझ में आ रहा है? तो हर एक टास्क आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। परचेज होता है, सेल्स होता है, और भी कई तरह के अलग अलग बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज, ऑपरेशंस होते हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा कि वो ठीक से प्रॉपरली टाइमली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसी को डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो चीज है वो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये नेक्स्ट फीचर है। मैनेजमेंट कोई एक सिंगल एक्टिविटी या वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, वन टाइम टास्क नहीं है, ये आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मैनेजमेंट कर लिए, चीजों को सब बढ़िया से देख लिए, कर लिया और हो गया, अब ये ऑटोमेटिक चलेगा, नहीं। इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। आपको लगातार कंटिन्यूसली चीजों को मैनेज करते रहना पड़ेगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोल रहा है देखो, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली। एग्जाम्पल में वही प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा चीज बोल रहा है, ये सब लगातार चलता रहता है। मेन हेडिंग्स और की वर्ड्स को ध्यान रखना है। फिर बोला जा रहा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी बात किए थे, अगर आप अकेले में अपने आप में कुछ करते हो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मैनेजमेंट, क्योंकि आपने खुद किसी काम को पर्सनली कर लिया इंडिविजुअल लेवल पे, तो ये कोई मैनेजमेंट की बात नहीं है। मैनेजमेंट तो तब है जब आप लोगों के साथ मिलकर कोई काम करते हो, एक टीम वर्क में करते हो। तो मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन मैनेजरियल एक्टिविटी। ठीक है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो एक्टिविटी है ये बदलती रहती है, क्योंकि बिजनेस में चीजें लगातार बदलती है, बिजनेस के फंक्शंस बदलते हैं, बिजनेस में बहुत सारी चीजें बदलती रहती है। तो जैसे जैसे बिजनेस की नीड्स और फंक्शंस में चेंजेस आती जाएगी, आपको मैनेजमेंट करने का तरीका भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो ये डायनेमिक है, मतलब ये कोई एक तरह का एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार आपने कर लिया बस वैसे ही चलता रहेगा। नो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू चेंजेस आपको अपना मैनेजमेंट भी बदलना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट।
तो बिजनेस के जो एनवायरनमेंट होते हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, उसमें लगातार चेंजेस आती है और जैसे जैसे बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंज आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने अगर मान लो कोई पॉलिसी बना दी, गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से आपके बिजनेस में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको भी कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें होती है, तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से आपको चीजें को बदलनी पड़ेगी, इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज डायनामिक। अगेन इंटेंजिबल, ये देखो कम से कम 5 से 6 पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में इनफ है, ठीक है। यहाँ पर इंटेंजिबल लिखा, मैनेजमेंट एक टास्क है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सामान नहीं है, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट इंटेंजिबल चीज है, वही लिखा हुआ है। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी सीन फिजिकली बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जाके बोलोगे दिखाओ कहाँ है आपका मैनेजमेंट, दिखाओ, तो मैनेजमेंट कोई चीज थोड़ी है कि कोई आपको दिखाएगा देखिए हमारा मैनेजमेंट। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में, किसी क्लब में, किसी होटल में, किसी हॉस्पिटल में, स्कूल में, कहीं पर भी जाओगे, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ एकदम प्रॉपरली चल रहा है, एकदम सिस्टमैटिकली चल रहा है, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, लोग एकदम प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड जैसा आपको फीलिंग आ रहा है, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज वेल मैनेज्ड। और एक ऐसे जगह पे चले जाओ जहां पर सभी लोग परेशान है, कोई काम कर नहीं कर रहा है, इधर उधर सब बिखरे पड़े, एक दूसरे में परेशान है, कोई उसको बोल रहा है, कोई उसको बोल रहा है, जैसे होता है सरकारी दफ्तर, तो यहां पर क्या है, नो मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट जो है ये एग्जैक्टली कोई चीज नहीं है जिसको आप एकदम विजिबली आप देख सकोगे, ये इनटैंजिबल चीज है, आप देख नहीं सकते इसको, लेकिन इसको फील जरूर कर सकते हो। आपको किसी जगह पे जाकर ही समझ में आ जाएगा वहां का मैनेजमेंट कैसा है, प्रॉपरली मैनेज्ड है या इल मैनेज्ड है, ठीक है, वही यहां पर लिखा है। अगेन केस स्टडीज है, छोटे छोटे केस स्टडीज विद आंसर के साथ है, तो ये आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो आज लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आखिर हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं, आखिर जरूरी क्यों है करना, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सीधा मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्यों बनी है। ऑर्गेनाइजेशन अगर बनी है, कोई बिजनेस यूनिट अगर बनी है, तो उसका कोई कारण होगा, कोई गोल होगा ना, कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है उसको पूरा करवाना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करना। तो मैनेजमेंट का पहला काम तो यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करो, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का क्या हेल्प होता है, क्या गोल होता है बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मली क्या गोल होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो अपने बिजनेस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी मैनेजमेंट आप करते हो, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है। नीचे देखो बताया गया है, क्या लिखा हुआ देखो, दीज ऑब्जेक्टिव एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ में ये पर्टिकुलरली फोकस करता है, क्योंकि इसके नाम से समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन को आपको उसके अल्टीमेट गोल को अचीव करने में हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। बाकी चीजें और लिखी हुई है। मेन इसके अंदर क्या आता है, 3 चीज। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर मेन 3 चीजें आती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जब कोई भी बिजनेस नई स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहला मैनेजमेंट का काम यह है कि बिजनेस को किसी भी तरीके से बंद ना होने दे, बिजनेस को संभाल के रखे, चला के रखे, ताकि मार्केट में उसका वर्चस्व खत्म ना हो जाए, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म ना हो जाए। यानी जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो एट द वेरी फर्स्ट स्टेज आपको बिजनेस को सर्वाइवल स्टेज में रखना है। समझ में आ रहा है? जैसे एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो स्टार्टिंग में हम लोग के दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या होता है कि जो बच्चा है वो हेल्दी हो, और किसी रीजन से अगर हेल्दी नहीं है तो उसको एकदम बेस्ट कंडीशन में रखा जाए ताकि उसकी जो भी हेल्थ है उसको प्रॉपर जो नरिशमेंट है वो मिल सके। तो पहला काम तो यही है ना, जब बिजनेस नया आपने स्टार्ट किया तो वो ये बिजनेस एकदम उसी न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है। एक नया न्यूली स्टार्टेड बिजनेस इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी।
तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट लाइक एनीथिंग। आपको ध्यान रखना कि ये खत्म नहीं होना चाहिए, इसको संभालना है, इसको बचाना है। बहुत सारे पुराने प्लेयर्स मार्केट में, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, बिग प्लेयर्स मार्केट में, वो हो सकता है आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, आपको डोमिनेट करने की या किसी तरीके से इनडायरेक्टली प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ गुड मैनेजर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से बिजनेस को मैनेज करना है कि किसी भी हाल में बिजनेस का सर्वाइवल स्टेक पे नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि बिजनेस इज एबल टू सर्वाइव एटलीस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। 1-1.5 साल 2 साल आपको किसी भी हाल में बिजनेस को संभालना है, उसको सर्वाइवल मोड पे रखना है, ठीक है। तो ये पहला है। अगर आपने ये काम कर लिया, नया नया बिजनेस है, आपने उसको ठीक से संभाल लिया, somehow you manage to survive the business for 1-2 years और 3 years, initial couple of years, ठीक है। तो जब आपने बिजनेस को 1-2 साल 3 साल ठीक से संभाल लिया, चला लिया, सर्वाइव कर दिया, अब आप क्या सोचोगे कि अब बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि सर्वाइवल स्टेज में देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आप प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि नया नया में तो बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होने का संभावना नहीं रहता है। प्रॉफिट होता भी है तो बहुत कम होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होता है, तो प्रॉफिट या तो नहीं होता है या तो प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा होता है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको प्रॉफिट के लिए ज्यादा बॉदर नहीं करना है। फर्स्ट स्टेज में तो आपको ये करना है कि बिजनेस को डूबने नहीं देना, बिजनेस को बंद नहीं होने देना, बिजनेस को चलाते रहना है, हिम्मत करके चलाते रहो। पहले एक ऐसे स्टेज पे आ जाओ कि जब आपको लगे कि हाँ अब ये खुद से चलने लायक हो गया। जैसे बच्चा क्या होता है, छोटे छोटे, जब छोटा बच्चा रहता है ना, आपको उसको संभालना है, केयर करना है, एकदम कहीं चोट नहीं लग जाए, गिर नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, आपको ध्यान रखना है। कब तक? जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए, खुद से चलने लायक ना हो जाए, थोड़ा उसको समझदारी ना आ जाए कि हाँ अब वो खुद से इधर उधर चल सकता है, फिर आपको उसको पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस का भी वैसे ही हालत है। तो जब बिजनेस थोड़ा सा चलने लायक हो जाए, सर्वाइवल स्टेज जब उसका पूरा हो जाए, अब आपको लगे कि अब तो बिजनेस इतना साल चल गया तो आगे भी चल जाएगा, अब आप सोचो कि प्रॉफिट कैसे लाना है बिजनेस में, क्योंकि अभी तक तो आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा रहे थे या थोड़ा बहुत कमा रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे प्रॉफिट पे। अब आपको प्लान करना है कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसे लाए, ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे जनरेट करें। तो ये जो है ये सेकेंड स्टेज है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ये सेकेंड फेज है। और जब आप प्रॉफिट भी कमाने लग जाओ, बिजनेस में प्रॉफिट हो रही है, अब बिजनेस धीरे धीरे करके फ्लरिश कर रहा है, तो अब फाइनली आपको क्या प्लान करना है कि अब वो समय आ गया है कि अब हम लोग दुनिया पे राज करेंगे। कैसे राज करेंगे दुनिया पे? एक्सपेंशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, यानी अब नए नए और भी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, ब्रांचेस, ये सब ओपन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे, तो इसको थर्ड स्टेज को बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होती है ना, इसमें 3 चीजें आती है, याद रखना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? 3 चीज, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड लास्ट में ग्रोथ। वही चीज यहां पर लिखा हुआ देखो, द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। Profit is essential for survival, growth and expansion of business. Business organization must grow and expand their activities. The success of any organization is measured by growth rate, and the growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products, number of employees. यानी कि जब आपका बिजनेस सर्वाइव कर गया, प्रॉफिट आपने कमा लिया, अब आप उसको ग्रो करो। ग्रो करने का मतलब आप साइज में ग्रो करो, नए ब्रांचेस लगाओ, फैक्ट्रीज लगाओ, एम्प्लॉइज बढ़ाओ, टर्नओवर, प्रॉफिट को इंक्रीज करो, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करो। ये सब अपने अपने तरीके से ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब अगेन ये भी बहुत ही सिंपल है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स दी सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सोसाइटी का ही पार्ट है, सोसाइटी में ही रन कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सोसाइटी से ही मिल रहा है। तो इसीलिए इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द सोसाइटी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो सोसाइटी के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को आपको बेस्ट सर्विस देना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। आपको सही क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा कोई चीज जिससे लोगों का नुकसान नहीं हो, कोई हार्मफुल चीज नहीं। तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है और रीजनेबल प्राइस पे ऑफर करना है, जिससे लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। जो भी सोसाइटी की सिविक एक्टिविटीज है,
उसमें भी आपको कंट्रीब्यूट करना है। जैसे बहुत सारे आप देखोगे कंपनी स्पॉन्सर करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, या कहीं पर कोई फ्लड आ गया, कहीं कुछ आ गया तो डोनेशंस वगैरह करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सिविक एक्टिविटीज में भी क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनी स्पॉन्सर करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऐसा देखियो बहुत सारे इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई मैराथन कर रहा है, कोई कुछ कर, देखियो कभी। इससे कोई बेनिफिट वैसे तो नहीं हो रहा, पर ये क्योंकि चलो ठीक है सोसाइटी का पार्ट है, हम लोग सोसाइटी के लिए भी कुछ करते हैं। इसी तरीके से चलो यहाँ पर बहुत सारी चीज लिखा है, मैं कुछ मेन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस आपका जितना अच्छा चलेगा, जितना ग्रो करेगा, इकोनॉमी को, सोसाइटी को फायदा है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, चलो इसको मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बड़े बड़े जो भी कंपनीज होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग तरह के ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में भी होता है, देखना अगर आपके फैमिली में कोई है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोई है, जैसे इनकम टैक्स में रेगुलर अमेंडमेंट्स आते हैं, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, इस तरह के जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बैंक्स में आरबीआई के रेगुलेशन सर्कुलर आ रहे, दुनिया भर की चीजें चलती है। और हर इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें समय के साथ बदलती रहती है। और इसके लिए जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कंपनीज होते हैं, ये लोग टाइम टू टाइम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि उनके जो एम्प्लॉयज है वो अपडेटेड रहे। नई कोई टेक्निकल स्किल उनको सीखने की जरूरत है तो उनको ट्रेन कर दिया जाए। तो इससे क्या होता है, ये भी तो लोगों के लिए बेनिफिट है ना, कि आपको एक नया स्किल, नया नॉलेज मिल रहा है, आप अपग्रेडेड हो। आपको ऐसा नहीं कि समय के साथ आपको चीजें पता नहीं चल रही है, तो हर वो चीज आपको सिखाई जा रही है। तो बहुत सारे के एजुकेशनल प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, ये सब चीज चलती रहती है। यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, सोसाइटी के प्रति आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप जो भी एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हो, प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो, वो बहुत ही हेल्दी तरीके से करो। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, सामान तो बना रहे हो, लेकिन इसके चक्कर में आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हो। आपका जो एयर पोल्यूशन है आपके प्रोडक्शन की वजह से काफी हो रहा है। जो वेस्ट आप रिलीज कर रहे हो उसकी वजह से कोई वाटर बॉडी, रिवर या कोई ऐसा, उसको आप खराब कर रहे हो, वाटर इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है ना, ये सब नहीं कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली अपना प्रोडक्शन करना है, एनवायरमेंटल डैमेज आपको अवॉइड करना है। कोशिश करना है कि वेस्ट को जब आप रिलीज करो किसी भी तरीके का, तो उसको भी आप प्रोसेस करके, रिफाइन करके करो। ऐसा करते हैं बहुत सारी कंपनीज, ठीक है। तो यही सारी जो चीजें हैं, ये क्या सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, बहुत सारा दिया हुआ, आप इसमें 4-5 भी पॉइंट याद कर लो तो काफी है। नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब आपके बिजनेस के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बेसिकली एम्प्लॉइज, किसी भी लेवल पे, किसी भी डिपार्टमेंट में, आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आप उनके बारे में भी सोचो, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। जैसे सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी, सोसाइटी तो मतलब हो गया कि सोसाइटी एट लार्ज, पीपल एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, उसको सोसाइटी बोलते हैं। बट वो लोग जो आपके बिजनेस के साथ रेगुलरली कनेक्टेड है, योर एम्प्लॉइज, जो अलग अलग लेवल, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका भी आप ख्याल रखो। उनको भी आप किसी भी तरीके से डिससेटिस्फाइड मत होने दो, किसी भी तरीके से परेशान, उदास मत होने दो। अगर उनको किसी चीज की परेशानी है तो आप उसके बारे में सोचो, व्हाट रेमेडियल स्टेप कैन बी टेकन, ठीक है। उनका भी ध्यान रखना आपका फर्ज है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपके बिजनेस में आप किसी को काम के लिए रखते हो, आपके एम्प्लॉइज वगैरह, तो उसको प्रॉपर सैलरी दो, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से जो रीजनेबल सैलरी है वो आप उसे ऑफर करो। ऐसा नहीं कि आपने काम पे रखा लोगों को, काम तो बहुत करा रहे हो, ओवर टाइम, वीकेंड पे भी बुला रहे हो, हॉलीडे पे भी बुला रहे हो, लेकिन पैसे देने के टाइम पे आप कटौती कर रहे हो, मतलब आप प्रॉपर रीजनेबल अमाउंट पे नहीं कर रहे हो। तो ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को अपने घर परिवार की तरह समझो, उसका ध्यान रखो। प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो टाइम टू टाइम लोगों को ट्रेनिंग दो आप अपने एम्प्लॉय को, जैसा भी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रमोट कर दो, इंसेंटिव दे दो, थोड़ा सा बोनस दे दो, अलग अलग तरीके से फैकल्टी का डेवलपमेंट करो। इससे उनको अच्छा लगेगा, उनकी नॉलेज स्किल भी बढ़ेगी, प्लस उनका एस्टीम, मतलब उनको खुद में एक प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट होगा उनके अंदर। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड। देखो आपके जो एम्प्लॉइज है ना, उनको भी रिकॉग्निशन चाहिए। तो कोई अच्छा परफॉर्म कर, कभी देखो किसी कॉर्पोरेट में ऐसा सुने होगे तुम लोग, किसी भी कंपनी में कभी कभी क्या होता ना, महीने में एक बार एक सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा करके गिफ्ट देते हैं या कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, सब लोग ताली बजा रहे हैं।
कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इज मिस्टर एक्स, इसका मतलब इसने इस महीना सबसे ज्यादा अच्छा काम किया, रेगुलर टाइम पे आया, रेगुलर टाइम पे किया, जो भी टास्क था उसने किया। तो एम्प्लॉय ऑफ द डे भी होता है, एम्प्लॉय ऑफ द वीक भी होता है। कोई अच्छा टास्क अचीव करे तो उसको रिकॉग्निशन मतलब यू आर एक्नॉलेजिंग द एफर्ट ऑफ योर एम्प्लॉय। तो अगर आपके ग्रुप में 50 लोग 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ 2-4 लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं, अपना समझ के काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप रिकॉग्निशन नहीं दोगे, आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो उनके अंदर मोटिवेशन तो खत्म हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो काम करते हैं, अगर उनका 5 बजे या 6 बजे ऑफिस का टाइम है तो 5-6 बजे के बाद फोन पिकअप नहीं करेंगे कि नहीं मेरा ऑफिस टाइम खत्म, हम ऑफिस से निकल गए, अब ऑफिस का फोन है उसको या तो बंद कर देंगे या तो रिसीव ही नहीं करेंगे। कौन कॉल कर रहा है, क्या काम है, नहीं है कोई मतलब नहीं कि ठीक है भाई अब मेरा ऑफिस टाइम खत्म, अब इसके बाद जो करना है मेरा पर्सनल टाइम है। आ भी रहा है किसी का कॉल तो उठाएंगे नहीं, रिसीव। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल लाइफ सिनेरियो में वेरी फ्यू हार्डली फ्यू एम्प्लॉइज आर वेरी मच कमिटेड टू देयर देयर ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज दे आर नॉट वेरी कमिटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर केसेस में आज जितने भी लोग काम करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग सिर्फ नेम से क्लिक कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैलरी। कोई दूसरी कंपनी थोड़ा सा सैलरी बढ़ा के दे देंगे तो वो वहाँ चले जाएंगे। दे हैव नो लॉयल्टी, नो कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए क्या होता है ना कि वो लोग बस अपने ज़रूरत के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई मतलब नहीं है। कंपनी चले ना चले, डूबे, ग्रो करे, नुकसान हो फायदा हो, मेरे को अपना सैलरी मिल जाना चाहिए टाइम पे। तो इस तरह के एटीट्यूड के साथ ही मैक्सिमम लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने काम को सही मायने में जिम्मेदारी की तरह करते हैं। ऑफिस टाइम कंप्लीट भी हो गया लेकिन किसी कस्टमर का अगर फोन आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अटेंड करेंगे कि हाँ सर बताइए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है बोलिए क्या है नहीं है, अच्छा ठीक है मैं एक बार कल जाके आपको देखता हूँ, अभी तो ऑफिस टाइम नहीं है, मैं आपको एटलीस्ट आपकी बातों को सुनेंगे, अटेंड करेंगे। जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो आउट ऑफ द वे जाके आपको हेल्प भी करेंगे। ऐसे 100 में से 2-4 लोग आपको हर कंपनी में मिलेंगे, लेकिन 95-96 लोग ऐसे नहीं होते। हर जगह का ये कहानी है। कहीं पर भी जाके देखो, किसी हॉस्पिटल में जाके देखो, 2-4 ढंग के डॉक्टर मिलेंगे, बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अपोलो वाले को आज अगर पीयरलेस बुला ले तो वो पीयरलेस चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हर जगह पे यही चल रहा है। स्कूल में टीचर्स वही कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट ऑफिसर्स वही कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में भी वही चल रहा है, सब जगह अपने अपने लेवल पे वही चल रहा है। कमिटमेंट बोल के कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लोग कमिटेड होकर रहे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ईमानदार रहे, वो अपना समझ के काम करें, इसके लिए उनका बोलते ना उनका उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपको रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। पीयर रिकॉग्निशन मतलब आप उसको एक्नॉलेज करो, कोई परफॉर्मेंस बोनस दे दो, कुछ अच्छा से उसको कोई गिफ्ट, ऐसा करते हैं बहुत सारे कंपनी करते हैं, टाइम टू टाइम महीने में एक बार या साल में 2-3 बार एक अप्रिसिएशन करते हैं, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। छोटा सा कोई मोमेंटो दे दिए, कुछ एक सर्टिफिकेट दे दिए, कुछ भी कर दिए, या फिर मॉनेटरी फॉर्म में दे दिए, कोई फॉरेन ट्रिप दे देते, बड़े बड़ी कंपनी है, चलिए आपने सर बहुत अच्छा काम किया, चलिए आपको 1 हफ्ते का फॉरेन ट्रिप दे दिए। मैरिड पर्सन है तो फैमिली के साथ जाइए, 1 हफ्ता घूम के आइए, ऐसा करते हैं। 1 हफ्ते का फ्लाइट टिकट अप डाउन, होटल का बुकिंग सब कर दी कंपनी की तरफ से, 1 हफ्ता जाओ अपना फैमिली के साथ घूम घाम के आओ। तो अलग अलग तरीके से चीजें की जाती है। इससे क्या होता है ना, लोगों को अच्छा लगता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी ने इस चीज को नोटिस किया और इस बात के लिए मुझे कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया गया, मुझे रिवॉर्ड या इंसेंटिव दिया गया। समझ में आ रहा है? ये सब भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। देखो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करो। खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उनको फैक्ट्री में हर जगह पे क्या करना चाहिए, मल्टीपल इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। ये नियम है, ठीक है। आजकल के टाइम पे जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें तो ये खास ध्यान रखा जाता है कि इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, फायर अलार्म है कि नहीं, ये सारी चीजें पूरा प्रॉपरली देखना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कोई भी इंसान अगर आपके कंपनी में काम करने के लिए आ रहा है तो आपके एम्प्लॉय, आपके फैमिली मेंबर की तरह उनका ध्यान रखना, उनका सेफ्टी का ध्यान रखना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो बिजनेस में और बहुत ही अनसेफ इन्वायरमेंट में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कभी किसी को भी इंजरी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि किसी के साथ कोई दुर्घटना या हादसा ना हो। आप जितना हो सके अपना बेस्ट प्रिपरेशन रखो। और बहुत जगह पे तुम लोग देखना ऐसा करते हैं, देखो वाटर की पाइपलाइन लगी हुई है,
वहाँ पर एक होता ना जैसे इसमें पानी जाते हैं उसमें छोटा छोटा सा ऐसा ना पानी स्प्रिंकल करने के लिए ऐसा रहता है, देखियो फायर अलार्म लगा रहता है, जगह जगह पे वो एक जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो लगा रहता है, कहीं पर हैमर लगा रहता है, वैसे करके तोड़ो फायर अलार्म बजा, देखो कभी। ये सब क्यों लगाते हैं? क्योंकि भाई इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सेफ्टी का भी तो होना चाहिए ना। इवन तुम देखो बस वगैरह में भी एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, किसी कारण से अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बात हो जाए तो बैक साइड से कोई निकल सके। नोटिस किया बस में भी रहता है ना इमरजेंसी, तो ये होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सेफ्टी का ध्यान रखना। तो ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी को यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा है, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस वगैरह, ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बच गया इसमें, इंपॉर्टेंस अपने को पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंस के बाद नेचर पढ़ना है, ये सब सिंपल है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है यहां पर ये मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट, ये सब, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बिजनेस स्टडीज में कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा लगातार पढ़ाना मेरे लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अपने को ना क्लास 12 में सिलेबस बहुत ही टाइम पे कंप्लीट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। मेरा टारगेट रहेगा क्लास 12 का आपका पूरा सिलेबस मैं दिवाली के पहले कंप्लीट कर दूं। दुर्गा पूजा दिवाली में तो थोड़ा क्लास ऑफ रहेगा, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आई विल ट्राई टू फिनिश दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग इसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, या फिर इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट क्वेरीज है वो स्टार्ट कर देंगे, केस स्टडीज वगैरह, पास्ट एग्जाम वगैरह, वो जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना हम लोग बाकी चीज़ों में फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि देखो थोड़ा लगे क्योंकि कंप्लीट थ्योरी सब्जेक्ट है, पर हाँ ये इसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर है ना, तो इसमें इंट्रोडक्शन है, मैनेजमेंट, दिस दैट, वो सारा चीज़। आने वाले चैप्टर आपको थोड़े बेटर लगेंगे, और जो पार्ट बी है वो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो उसमें वो और भी बेटर इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। फिलहाल आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।